दिस इज़ रिशु एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो कल हमने डिस्कस किया था दिसंबर 2022 का पेपर और आज भी यही पेपर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है साइंस में। तो 10 क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए, 10 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दिसंबर 2022 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने कौन कौन से पेपर डिस्कस किए एक बार आपको बता देती हूँ। हमने 2019 के 2 पेपर डिस्कस किए, जुलाई वाला और एक दिसंबर वाला। ठीक है, ये तो फुल पेपर डिस्कस किए थे, 30 क्वेश्चन इनके, 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इसके, ये तो एक वीडियो में ही हमने किए थे। नेक्स्ट जो पेपर है जनवरी 2021 का डिस्कस किया हमने, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिस्कस किया था। 10 क्वेश्चन एंड देन 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन करके हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज नेक्स्ट हम डिस्कस करें 2022 का पेपर जिसमें 30 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन तो हमने कल डिस्कस किए थे, 10 क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक टोटल हम कितने क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं? 30 + 30 60, 70, 80, 90 और 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज के मिला के हो जाएंगे टोटल 110 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप इस अपकमिंग आपको जो दिसंबर में पेपर है उसके लिए अगर आप ये 110 के, अभी तो आगे भी और भी क्वेश्चन और भी पेपर हम डिस्कस करेंगे, बट ये प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो ना तब भी मोर देन एनफ है ये आपके लिए, बिकॉज इसमें हम पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक कवर करते हैं विद क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मुझे मोटिवेशन मिलेगी। एंड अगर और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे कल। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो आप देख लेना जिसमें हमने ये 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यस, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अच्छा हाँ, और इसकी जो ये आपको नोट्स हैं, जो फ्री नोट्स हैं ना, ये सारे आपको मिल जाएंगे। फ्री नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल RB, जो यूट्यूब का नाम है ना, यूट्यूब के चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, RB कौशल अकेडमी। इसको ज्वाइन कर लें आप, यहीं पे आपको पीपीटी मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्लस फ्री नोट्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सारे पेपर मैंने इसमें डाले हुए हैं, सारे जो हमने डिस्कस किए हैं फ्री नोट्स आपको वहीं अवेलेबल हो जाएंगे, सब कुछ वहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 इज चूज द इनकरेक्ट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से इनकरेक्ट सेट बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, गलत बताना है हमें। ठीक है, तो ये प्लांट्स दी हुई हैं, इनकी वेनेशन दी हुई है और उनकी रूट्स दी हैं। तो प्लांट के वेनेशन और रूट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। वेनेशन क्या होती है? लीव्स में वेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो लीफ में ये वेन्स प्रेजेंट होती हैं ना इस तरह से, इसको हम कहते हैं वेनेशंस। और रूट किस तरह की होगी, फाइब्रस रूट है या टैप रूट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन ए देख लेते हैं। हिबिस्कस प्लांट का नाम है हिबिस्कस, जिसे हम चाइना रोज भी कहते हैं। तो इसने कहा है कि जो हिबिस्कस प्लांट है उसकी जो वेनेशन होती है रेटिकुलेट होती है और रूट्स होती हैं फाइब्रस रूट होती हैं। हमें बताना है सही है या गलत है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। रोज़ प्लांट है, उसको कह रहा है कि इसकी वेन्स जो है रेटिकुलेट होती हैं और रूट जो है टैप रूट होती है। नेक्स्ट है बैम्बू का कह रहा है वेनेशन पैरेलल होंगी और रूट फाइब्रस होंगी। एंड पैडी राइस जो होते हैं उनको कह रहा है वेनेशन रेटिकुलेट हैं और रूट्स फाइब्रस रूट्स हैं। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा किसकी रेटिकुलेट वेनेशन है किसकी फाइब्रस रूट है? ठीक है, तो इसके लिए ना आप एक टर्म याद रख सकते हो, टर्म नहीं एक्चुअली, हाँ टर्म PF से याद रख सकते हो। कोई भी प्लांट है ना, अगर उसकी पैरेलल वेनेशन होगी तो उसकी जो रूट्स होंगी वो फाइब्रस रूट होंगी ऑलवेज। ठीक है, तो PF से याद रख सकते हो आप, प्रोविडेंट फंड से। पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट ही होगी उसकी। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि हिबिस्कस रूट की कौन सी वेनेशन है, रेटिकुलेट है या फाइब्रस है, तो आप टेंशन मत लो। आप यहाँ देखो कि वेन्स के साथ किसका मैचिंग मतलब पेयर कहाँ बन रहा है, PF का पेयर कहाँ बन रहा है। पैरेलल वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट होती हैं
और रेटिकुलेट वेनेशन, दो ही टाइप की वेनेशन होती है, एक पैरेलल वेनेशन और दूसरी रेटिकुलेट वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन के साथ फाइब्रस रूट होती हैं और रेटिकुलेट वेनेशन के साथ टैप रूट होती है, RT। ठीक है, PF और RT से याद रख सकते हो। तो आप यहाँ देखो कि पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट का कॉम्बिनेशन कहाँ है, यहाँ तो है नहीं PF का, तो मतलब ये तो गलत होगा। यहाँ भी नहीं, यहाँ R और T का है, R और T का तो सही है। ठीक है, P और F का भी सही है। R और F का तो नहीं है, R और T का है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ जो है ये गलत हैं और B और C जो है सही है। तो हमें इसने कहा है कि हमें इनकरेक्ट बताना, हमें गलत बताना कि कौन सा गलत है। तो A और D रोंग है। ठीक है, A और D तो रोंग है, B और C सही है। तो हमें रोंग बताना है, रोंग कौन से हैं, A और D। तो दिस इज द राइट आंसर, A और D हमारा सही आंसर है। ठीक है, हिबिस्कस में जालीदार शीरा होती है, जड़ कैसी होती है, रेशेदार। और धान में जालीदार शीरा और जड़ रेशेदार। तो गलत बताना ना, तो ये गलत है, ये गलत है और यही हमारे आंसर हैं। तो हमारा आंसर है A and D। ओके, A and D इज इनकरेक्ट। ठीक है, और ये टर्म्स हमेशा याद रखना, अगर आपको नहीं भी आता है ना कौन से प्लांट में कौन सी है, तो PF और RT से। पैरेलल वेनेशन है तो ऑलवेज फाइब्रस रूट्स होंगी, रेटिकुलेट वेनेशन है तो ऑलवेज टैप रूट होंगी। ठीक है, अब पैरेलल वेनेशन आपने केले का पत्ता देखा होगा, उसकी जो केले का पत्ता ऐसा तो नहीं होता, बट उसकी जो वेनेशन होती है ना वो ऐसी होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल देखिए आपने, ऐसे पैरेलल होती हैं। ठीक है, और रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन ऐसी होती है, यहाँ पे इनकी ऐसी होती है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है। ठीक है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन एंड दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। केले का पत्ता ऐसा होता है कुछ। ठीक है, पैरेलल वेनेशन होती है उसकी। ठीक है, ऐसे। और फाइब्रस रूट और टैप रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट्स में आप देखोगे फाइब्रस रूट ना ऐसी होती है, फाइबर्स जैसे बहुत सारे फाइबर्स निकले होंगे यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे इसके आगे सेमी रूट्स होंगे, छोटी छोटी। और टैप रूट कैसा होता है, टैप रूट सीधा ऐसा स्ट्रेट होता है और यहाँ से ऐसे 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 रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये है फाइब्रस रूट, ये है टैप रूट, दिस इज पैरेलल वेनेशन, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज solutions A, B and C are taken in a test tube. On adding China rose indicator, A turns green, B remains same, whereas C turned dark pink in color. What is the nature of A, B and C? Question is saying कि solution A, B और C है हमारे पास, तीन solution है A, B and C। ठीक है, A, B and C। तो ये कह रहा है ऑन एडिंग चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर हम इसमें डाल रहे हैं। इंडिकेटर्स तो आपने पढ़े होंगे, आपको पता होगा, तो हमने क्या डाला, चाइना रोज इंडिकेटर। अच्छा, इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर जब हम डालते हैं ना, तो आपने लैब में भी यूज़ किया होगा काफ़ी टाइम, जब एसिडिक और बेसिक नेचर फाइंड आउट करते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो हम इंडिकेटर डालते हैं उसमें। और इंडिकेटर डालते ही कलर चेंज हो जाता है, जैसे लिटमस पेपर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास कोई सोल्यूशन है, हमारे पास लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर से हम फाइंड आउट करेंगे विच सब्सटेंस इज एसिडिक एंड विच इज़ बेसिक। तो क्या होता है, जो लिटमस पेपर है ना, अगर सब्सटेंस बेसिक है तो इट गिव्स ब्लू कलर। ठीक है, BB से याद रखते हो, बेसिक एंड ब्लू। इफ सब्सटेंस इज एसिडिक तो इट गिव्स रेड कलर इन ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस की बात कर रही हूँ। अगर ब्लू लिटमस है तो रेड में चेंज हो जाएगा, और रेड लिटमस है तो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर एसिडिक है और ब्लू ही लिटमस पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, तब तो ये दे देगा रेड कलर। और बेसिक है पर ब्लू लिटमस पेपर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये ब्लू ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, मीन्स जो बेसिक है इट गिव्स ब्लू कलर, एसिडिक गिव्स रेड कलर। इट डिपेंड्स कि कौन सा हम पेपर यूज़ कर रहे हैं, लिटमस पेपर ब्लू यूज़ कर रहे हैं या रेड यूज़ कर रहे हैं। और लिटमस पेपर आपको पता है लाइकन से बना होता है, लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस पेपर को। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ध्यान रखा कीजिए इनका भी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन भी आए, इसने कहा है चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर चाइना रोज फ्लावर है ना उससे बना है। चाइना रोज हिबिस्कस को भी कहते हैं, हिबिस्कस का दूसरा नाम है चाइना रोज। तो चाइना रोज से इंडिकेटर बनाया हमने। तो ये कह रहा है हमारे पास तीन तरह के सोल्यूशन है, सोल्यूशन A, B एंड C। ठीक है,
तो ऑन एडिंग चाइना रोज जब हम इंडिकेटर डालेंगे तो ए टर्न्स ग्रीन, ए जो है ग्रीन कलर दे रहा है, इट गिव्स ग्रीन कलर। बी रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं होगा कलर में। एंड सी टर्न्ड डार्क पिंक इन कलर, ये कौन सा कलर दे रहा है, डार्क पिंक। तो अब ये हमें बता रहा है कि हमें बताना है कि ए में कौन से नेचर का है, बी कौन से नेचर का है, सी कौन से नेचर, मतलब एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब चाइना रोज इंडिकेटर हम डालते हैं, अगर ग्रीन कलर देता है ना, तो बेसिक जो है जो सब्सटेंस होएगा, सॉल्यूशन होगा, दैट इज़ बेसिक इन नेचर। बेसिक जो है इट गिव्स ग्रीन कलर, ठीक है। एंड इफ एसिडिक है तो एसिडिक जो है वो देता है डार्क पिंक, ठीक है। एसिडिक कौन सा कलर देगा, डार्क पिंक कलर। एंड इफ देयर इज़ नो चेंज, अगर कोई चेंज नहीं है, इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल, तो इट इज़ सॉल्ट इज़ प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट का ऑप्शन दिया ना, इट इज़ न्यूट्रल, कोई चेंज नहीं होगा, इट मीन्स इट इज़ सॉल्ट इन नेचर। तो अगर ग्रीन कलर देता है तो बेसिक होता है, और अगर पिंक डार्क पिंक कलर में चेंज हो रहा है तो इट इज़ एसिडिक। अब यहाँ देख लीजिए ग्रीन कलर में बेसिक है, तो ए में ग्रीन कलर था ना, ए गिव्स ग्रीन कलर, हाँ, तो ग्रीन कलर, तो ए इज़ बेसिक। अब यहाँ देख लीजिए ए बेसिक कहाँ है, ए बेसिक है यहाँ है और बस यहीं है। तो आपको सिर्फ इतना भी पता है तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपको आगे की प्रोसेस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट फिर भी हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ए बेसिक है एंड सी क्या है, सी इज़ एसिडिक, ठीक है। ए इज़ बेसिक एंड सी इज़ एसिडिक बिकॉज एसिडिक जो है डार्क पिंक कलर दे रहा है, एंड बी इज़ सॉल्ट बिकॉज बी इज़ न्यूट्रल, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, इट रिमेन्स सेम, तो इट मीन्स बी इज़ सॉल्ट, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा आई होप। ए इज़ बेसिक इन नेचर, सी इज़ एसिडिक इन नेचर। बेसिक क्यों है, क्योंकि ये ग्रीन कलर दे रहा है, और जब चाइना रोज इंडिकेटर हम डालते हैं तो चाइना रोज इंडिकेटर बेसिक में ग्रीन कलर देता है और एसिडिक में डार्क पिंक कलर देता है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एक क्षारीय, बी लवण, सी अम्लीय, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। आगे मैंने यहाँ पे इंडिकेटर के बारे में दिया हुआ है आपको। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट चेंज कलर व्हेन दे आर एडेड टू एसिडिक और alkaline solution. Litmus, phenol, phthalate, methyl orange, all are indicators that are commonly used in laboratory. तो लैब में हम ये सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और हर इंडिकेटर अलग अलग डिफरेंट कलर देता है, ठीक है। एसिडिक में अलग देगा, बेसिक में अलग। जैसे मैंने आपको बताया लिटमस पेपर का, मैंने बताया आपको कि लिटमस पेपर बेसिक में ब्लू कलर देता है और एसिडिक में रेड कलर देता है। और चाइना रोज़ की हमने बात की, तो चाइना रोज़ बेसिक में ग्रीन कलर देता है और एसिडिक में डार्क पिंक कलर देता है, ठीक है। तो हर जो सॉल्यूशन है, हर जो लिटमस ये है इंडिकेटर्स है, डिफरेंट कलर देते हैं एसिडिक और बेसिक में, ठीक है। तो हमने लिटमस पेपर और चाइना रोज इंडिकेटर का डिस्कस किया। ये देखिए यहाँ पे पिक्चराइजेशन भी दी हुई है, आपको याद रहेगा, बेसिक में ग्रीन कलर है, एसिडिक में पिंक इन कलर, ठीक है। सो चाइना रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर, नेचर से ले रहे हैं हम, फूल से बना रहे हैं, चाइना रोज से बना रहे हैं। लाइट पिंक कलर का होता है, दैट चेंजेस कलर व्हेन एडेड टू एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। द नेचुरल कलर ऑफ चाइना रोज इज लाइट पिंक एंड इट टर्न्स डार्क पिंक इन एसिडिक सोल्यूशन एंड ग्रीन इन बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज स्टडी द टू टाइप्स ऑफ चेंजेस गिवन बिलो। नीचे दो तरह के चेंजेस हो रहे हैं, वो हमें बताने हैं कि कौन से चेंजेस हैं, ठीक है। ए में कौन से चेंजेस हैं, फ्लावरिंग ऑफ बड, कटिंग ऑफ ग्रास। बी में कौन से दो चेंजेस हो रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ आयरन ऑन हीटिंग एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए फिजिकल चेंज है, केमिकल, बी केमिकल चेंज है, ए केमिकल चेंज है या बी फिजिकल चेंज है, ए इरिवर्सिबल है या बी रिवर्सिबल है, सी ए इरिवर्सिबल या बी इरिवर्सिबल। तो चलिए देख लेते हैं। फ्लावरिंग ऑफ बड, ठीक है, कली का फूलना, और कटिंग ऑफ ग्रास, तो ये जो हैं फिजिकल चेंज तो है बट साथ में इरिवर्सिबल चेंज है ये, ठीक है। फ्लावरिंग ऑफ बड, अगर बड से फूल बन गया तो वापस हम उसको टर्न नहीं कर सकते बर्ड्स में। कटिंग ऑफ ग्रास, अगर हमने ग्रास काट दिया तो वापस हम उसको जोड़ नहीं सकते सॉइल के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंजेस है। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज। और एक्सपेंशन ऑफ आयरन ऑन हीटिंग, बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब एक्सपेंशन ऑफ आयरन को हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करके एक्सपैंड हो जाएगा, बट हम उसको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। और बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये भी रिवर्सिबल चेंज है। बॉयल कर देंगे पानी को तो हम फिर ड्रॉपलेट से वापस पानी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज। तो हमारा राइट आंसर होगा
दिस सी, ए इरिवर्सिबल चेंज है, ये दोनों इरिवर्सिबल चेंज है, और बी ये दोनों रिवर्सिबल चेंजेस है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। सो दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। ए अपरिवर्तन है और प्रतिवर्ती परिवर्तन मतलब रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जाता है आपको, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्हाट इज़ कॉमन इन अमीबा, स्टारफिश, एट एंड स्पाइडर? इन चारों में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? चलिए देखते हैं। दे ऑल लैक बैकबोन, दे ऑल हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, दे ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, दे लिव इन वाटर। तो कौन सी चीज़ कॉमन है? दे ऑल लैक बैकबोन। इन चारों में ही बैकबोन नहीं होती, ठीक है। इन चारों में क्या नहीं होती? बैकबोन नहीं होती। अब स्केल्स, एंट में तो स्केल्स होती हैं, दे सारे रिप्रोड्यूस नहीं करते, एग्स नहीं रिप्रोड्यूस करते। कुछ मैमल्स भी होते हैं, जैसे फिश मैमल्स में काउंट करते हैं, रेप्टाइल, और ये दे लिव इन वाटर, तो एंट पानी में नहीं रहती, स्पाइडर पानी में नहीं रहते। तो ये तीनों जो हैं मैच नहीं कर रहे हैं, बट कौन सी चीज़ कॉमन है? ये चीज़ कॉमन है कि दे ऑल लैक बैकबोन, दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स। ये तो आपको पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स ठीक है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? वर्टिब्रेट्स मतलब बैकबोन इज प्रेजेंट, वर्टिब्रेट मीन बैकबोन प्रेजेंट है उनमें, बैकबोन इज प्रेजेंट लाइक ह्यूमन बींग्स। जैसे हम हैं, हम में बैकबोन इज प्रेजेंट, तो वी आर वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, बैकबोन इज एब्सेंट, ठीक है। बैकबोन इज एब्सेंट, जिसमें बैकबोन नहीं होती, उसे हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। सो दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स। अमीबा, स्टारफिश, एंट एंड स्पाइडर ये क्या है? इनवर्टिब्रेट्स हैं, बिकॉज बैकबोन इनमें एब्सेंट है, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स जैसे हम ह्यूमन बींग्स, कुछ एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, दे ऑल आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। चलिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। जस्ट वेट. Okay, given below are the steps to conduct an experiment to test the presence of starch in a leaf. Which of the following step is not necessary? क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिसमें हमने टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। लीफ में हमने फाइंड आउट किया कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं नीचे, तो कौन सा एक स्टेप है जो नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है? इन चारों में से एक स्टेप है जो ज़रूरी नहीं है। चलिए, क्वेश्चन आंसर पे जाने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा स्टेप ज़रूरी नहीं है। एक बार पूरा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं लीफ में स्टार्च के प्रेजेंस के लिए। अगर हम लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं इसका टेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा दैट इज़ लीफ इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में लीफ को डालेंगे, ठीक है। लीफ को बॉयल करेंगे। देन सेकंड स्टेप, लीफ बॉयल करने के बाद उसको हम इथेनॉल में बॉयल करेंगे, अल्कोहल में बॉयल करेंगे, ठीक है, टू डीकलराइजेशन ऑफ लीफ। लीफ का कलर डीकलराइज करने के लिए हम उसको अल्कोहल में बॉयल करेंगे। कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? उसको हम ठंडे पानी में डाल देंगे। जो लीफ होगा उसको हमने ठंडे पानी में डाल दिया। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन पुट करेंगे लीफ के ऊपर। इसको हमने एक पैटी डिश में ले लिया लीफ को, और इसमें हमने आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली। फिर हम फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि अगर कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो इट मीन्स स्टार्च जो है नेगेटिव है, मीन्स इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, स्टार्च इज एब्सेंट इन इट। एंड इफ अगर स्टार्च अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो लीफ का स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा। और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो इस लीफ का कलर ना ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर की लीफ हो जाएगी। अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो इट मीन्स स्टार्च का जो टेस्ट है दैट इज़ पॉजिटिव। बट हमने अच्छे से बॉयल किया है इसको। अगर अच्छे से बॉयल नहीं होती है ना लीफ, या डीकलराइजेशन नहीं हुई है, तो ये जो है क्या करेगी? ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर अच्छे से बॉयल हुआ है इट मीन्स स्टार्च उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लूइश ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्यूशन
आयोडीन टेस्ट हम करते हैं स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं उसके लिए। तो अगर किसी चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है तो आयोडीन टेस्ट करते हैं उसके लिए। तो अगर ब्लूइश ब्लैक कलर देता है इट मीन्स स्टार्च इज़ प्रेजेंट, ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं देता इट मीन्स स्टार्च इज़ एब्सेंट। हम क्लास में भी करते हैं एक पोटैटो वाला बहुत कॉमन है एक्सपेरिमेंट, जिसमें पोटैटो कट करके एक हाफ पीस लेंगे, उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, अगर ये इट टर्न्स ब्लूइश ब्लैक इन कलर इट मीन्स ब्लूइश ब्लैक हो ही जाएगा ऑफ कोर्स, बिकॉज इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है पोटैटो में। तो इट टर्न्स ब्लूइश ब्लैक इन कलर इट मीन्स स्टार्च इज प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो वही है, ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गर्म पानी में डालेंगे लीफ को, देन इथेनॉल में बॉयल करेंगे, देन उसको कोल्ड वाटर में डालेंगे। थर्ड स्टेप ये है। फोर्थ स्टेप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स नेसेसरी है, कौन से नहीं है। ऑप्शन ए इज बॉयल द लीफ फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन अल्कोहल। यस, हमने पहले पानी में बॉयल किया फिर अल्कोहल में बॉयल किया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। वॉश द ब्लीच्ड लीफ, हाँ, फिर उसको हमने ठंडे पानी में डाला, उसको वॉश किया, उसके बाद हमने क्या किया था, आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। बट इसमें लिखा हीट द लीफ ऑन, अब वॉश करने के बाद उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, हीट द लीफ ऑन अ फ्लेम, उसको हीट नहीं करेंगे। वॉश करने के बाद, ठंडे पानी में वॉश करने के बाद क्या करेंगे हम, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू ब्लीच्ड लीफ। ठीक है, तो ये स्टेप जो है नेसेसरी नहीं है, हीट द लीफ ऑन अ फ्लेम, दिस इज आर रॉन्ग आंसर। पत्ती को आंच पर गर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट नेसेसरी, तो दिस स्टेप इज नॉट नेसेसरी एंड दिस इज आर आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ डू साइक्लोन्स डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन अ कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में जब साइक्लोन्स आते हैं तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे कम कर देता है। ठीक है, तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि साइक्लोन होते क्या है। वट इज साइक्लोन, साइक्लोन क्या होते हैं, चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। साइक्लोन क्या है, ह्यूज रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान, ह्यूज रिवॉल्विंग तूफान होता है दैट इज कोज्ड बाय विंड ब्लोइंग अराउंड सेंट्रल एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए इमेज से समझाती हूँ आपको क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सी एरिया है, ठीक है, समुद्र है यहाँ पे, तो इसका जो टेम्परेचर है, समुद्र का जो टेम्परेचर है दैट शुड बी 26 डिग्री सेल्सियस। 26 डिग्री सेल्सियस जब इसका टेम्परेचर पहुँच जाता है तो क्या होता है, यहाँ का जो एयर होगी, यहाँ जो नीचे एयर होगी हॉट एयर हो जाएगी। हॉट एयर क्या करती है, हॉट एयर आपको पता है ऊपर की तरफ जाती है, हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर जो कोल्ड एयर प्रेजेंट है, कोल्ड एयर क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की हवा जो गर्म हवा होगी वो ऊपर चली जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी, फिर हीट अप होके ये गर्म हवा फिर ऊपर जाएगी, और यहाँ की ठंडी हवा जो है इस स्पेस को फिल करने के लिए नीचे आएगी। तो द प्रोसेस विल कंटिन्यू, यही प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, समुद्र के ऊपर हो रहा है, पानी के ऊपर होता है। तो ये कंटिन्यू होता रहता है। और फिर ये कंटिन्यूटी प्रोसेस जो चल रहा है ना, चल रहा है अप एंड डाउन अप, इसकी वजह से इस तरह से रिवॉल्विंग स्टॉर्म आ जाता है। इसी को हम साइक्लोन कह रहे हैं। ये लो प्रेशर एरिया में क्रिएट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है, ये स्टॉर्म बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड साइक्लोन। ठीक है, ये समुद्र में होता है और ये मूव करता करते लैंड पे भी चला जाता है। ठीक है, तो यही है साइक्लोन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे होता है। समुद्र एरिया में, समुद्र पे जब टेम्परेचर, समुद्र के यहाँ का टेम्परेचर जब 26 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है तो क्या होता है, जो यहाँ की वाटर वेपर्स होंगे ना, हीटअप हो जाएंगे। हीटअप होने की वजह से आपको पता है गर्म हवा जो है ऊपर चली जाती है, गर्म हवा ऊपर जाएगी, और ऊपर की जो ठंडी हवा होगी वो नीचे, यहाँ का गैप फिल करने के लिए नीचे आ जाएगी। फिर ठंडी, ये गर्म हो जाएगी तो ये ऊपर जाएगी, फिर ठंडी हवा नीचे आएगी। तो ये वाला प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और यही प्रोसेस, इसी की वजह से साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, तो यही है। हाई ह्यूमिडिटी एंड ओशन टेम्परेचर ऑफ ओवर 26 डिग्री सेल्सियस मेजर कंट्रीब्यूट फैक्टर्स। ये फैक्टर्स होने चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और ओशन का टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशन सरफेस एंड कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द मास ऑफ कोल्ड एयर फॉर्मिंग क्लाउड्स, और यहाँ भी ये क्लाउड्स बना देते हैं। ठीक है, अ कॉलम ऑफ लो प्रेशर डेवलप एट द सेंटर में लो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से तूफान चलने लगते हैं। एज प्रेशर इन द सेंटर कॉमन, जो सेंटर का एरिया, इसे आई कहते हैं, वीकन द स्पीड ऑफ द विंड अराउंड इट इंक्रीजेस। तो ये स्पीड जो इंक्रीज होती जाती है इंक्रीज, बढ़ते ये साइक्लोन बन जाता है। ठीक है, तो यही है साइक्लोन। साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होती है बता दिया आपको।
A cyclone is formed when the warm moisture rises upward over the ocean, ऊपर जाएगी. As the air moves up, there is a formation of low pressure area. जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाएगी तो नीचे जो है low pressure create हो जाएगा. Now the low pressure area is filled with high pressure air from the surrounding. और इस low pressure को fill करने के लिए ऊपर की जो ठंडी हवा होगी ये नीचे आ जाएगी. तो ये process continue चलता रहेगा. Again the next batch of cool air gets warm and moist over the ocean moving upward. The process will continue and how it is cyclone formed. ठीक है, तो आई होप आपको साइक्लोन समझ आ गया होगा. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू साइक्लोन डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया में साइक्लोन जो है फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे कम करता है? बाय इंक्रीजिंग द वाटर टेबल ऑफ द प्लेस. वाटर टेबल मतलब किसी जगह के वाटर टेबल को इंक्रीज करेगा. वाटर टेबल क्या होता है? सॉइल के नीचे जो, जहाँ पे सॉइल के नीचे पानी कलेक्ट होता है ना, वाटर जहाँ कलेक्ट होता है सॉइल के नीचे, ये सॉइल है हमारी, इसके नीचे जहाँ पानी कलेक्ट होगा उसे हम कहते हैं वाटर टेबल. ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द वाटर टेबल मतलब वाटर टेबल को इंक्रीज कर देगा, उसकी वजह से जो फर्टिलिटी है कम हो जाएगी. जी नहीं, ऐसा नहीं है. तो बाय डिक्रीजिंग द वाटर टेबल तो डिक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि जब पानी आ रहा है तो वाटर टेबल डिक्रीज कैसे हो सकता है? वो तो इंक्रीज होगा ना. ये भी नहीं होगा. बाय फ्लडिंग लैंड्स विद सैलिन वाटर. क्या होता है? जो समुद्र का खारा पानी खेतों में आ जाता है, लैंड्स में आ जाता है, उसकी वजह से जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है. सॉइल जो अपनी फर्टिलिटी खो देती है. ठीक है, तो दिस इज़ आर राइट आंसर. बाय फ्लडिंग लैंड्स विद सलीन वाटर. नमकीन पानी की जो आ जाता है समुद्र का, उसकी वजह से जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज़ अ राइट आंसर ऑप्शन सी. भूमि को खारे पानी से भर देने से क्या होता है? समुद्र की कोस्टल एरिया की जो ये है सॉइल है, फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो हम खो देते हैं. चक्रवात तटीय क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता कैसे कम हो जाती है? खारे पानी से भर देने की वजह से. ठीक है, बाय डिजॉल्विंग अवे रॉक्स. चट्टानों को विघटित करके. जी नहीं, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है. ठीक है, सो क्वेश्चन 16 डन. क्वेश्चन 17 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज नॉट ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, गलत है? कौन सी गलत है वो बतानी हमें, ट्रू नहीं है जो. रिगार्डिंग वीडिंग. अब वीडिंग होता क्या है? व्हाट इज वीडिंग? जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे वीडिंग, वीडिंग क्या है? वीडिंग क्या है? सबसे पहले ये देखो, वीड्स क्या होते हैं? वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स प्रेजेंट, अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो करते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप के साथ, दैट इज कॉल्ड वीड्स. तो वीडिंग क्या है? रिमूवल ऑफ. वीडिंग क्या है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट. जो हम अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स. आई होप तो आपको राइटिंग समझ आ जाती होगी, बीच बीच में हो जाता है गड़बड़. रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स. ठीक है, वीड्स क्या है? वीड्स हम किसको कहते हैं? अनवांटेड प्लांट्स को. और वीडिंग हम किसको कह रहे हैं? रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट. मतलब उनको हम अनवांटेड प्लांट्स को जो वहाँ से हटा रहे हैं उसको हम कह रहे हैं वीडिंग. अब ये हमें बताना है कि वीडिंग के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट सही नहीं है. ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं. टिलिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. टिलिंग क्या होता है? अब ये कुछ टर्म्स हैं, याद रखनी है आपको. टिलिंग, टिलिंग क्या है? हल चलाते हैं ना ज़मीन पे, प्लॉ करते हैं ना, प्लॉइंग करते हैं, PLOUGH. जो हम प्लॉइंग करते हैं, हल चलाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? जो सॉइल है वो सॉइल लूज़ हो जाती है और जो अनवांटेड प्लांट्स होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे. हम उनको रिमूव हो जाएंगे जैसे ही हम इस पर हल चलाएंगे. ठीक है, प्लॉ करेंगे तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे सॉइल से और सॉइल थोड़ी लूज़ हो जाएगी. तो टिलिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स. की वीड्स को किल करने में और उनको उखाड़ने में हेल्प करती है टिलिंग. तो यस, दिस इज़ राइट. ये तो ट्रू है, बट हमें बताना है गलत कौन सा है. ठीक है, ये तो ट्रू है. वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड फार्मर्स. ये कह रहा है वीडिसाइड्स क्या होते हैं? अब वीडिसाइड्स होते हैं जो हम अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं. वीडिसाइड्स जो हम केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं to kill unwanted plants, ठीक है, उसे हम कहते हैं वीडिसाइड्स. वीड्स आपको समझ आ गया, अनवांटेड प्लांट को कह रहे हैं. रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट वीडिंग है. और वीडिसाइड्स क्या है? जो केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं
इनको वीड्स को किल करने के लिए, अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए, दैट इज वीडिसाइड्स। ठीक है, तो ये कह रहा है सेकंड पॉइंट इज वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड फार्मर। ये कह रहा है कि जो वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं वो हार्मफुल नहीं होते क्रॉप्स के लिए और फार्मर्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। जो वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं वो हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए, अगर हम एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो दैट वुड बी हार्मफुल, और ऑफ कोर्स फार्मर्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। इसीलिए कहते हैं जब वीडिसाइड स्प्रे करते हैं खेतों में तो जो फार्मर्स हैं उनको अपना माउथ जो है बिल्कुल कवर कर लेना चाहिए मास्क से, और अपने हैंड्स में ग्लव्स पहनने चाहिए, और अच्छे से पूरा प्रॉपर मास्क फेस जो है कवर होना चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाए। अगर बॉडी में जाएगा तो दैट वुड बी ऑफ कोर्स हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, तो ये सही नहीं है कि हार्मफुल नहीं होता, ऑफ कोर्स हार्मफुल होते हैं। कुछ ही अमाउंट में हमें यूज़ करना चाहिए क्रॉप्स पे, ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए। एक्सेस अमाउंट में यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड फार्मर्स ऑल्सो। सो ये सही है, मतलब ये गलत है कि हार्मफुल नहीं है, और हमें गलत ही बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। वीडिंग शुड बी डन जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। वीडिंग हमें कब करनी चाहिए? जब हम फसल काटने लगते हैं ना उससे पहले हमें वीडिंग करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, फसल काटने से पहले वीडिंग नहीं होती। जब अनाज हम ग्रो कर रहे हैं, मान लीजिए गेहूं की खेती है, ठीक है, तो गेहूं की खेती में अगर छोटे छोटे प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं, अनवांटेड प्लांट्स, तो उनको हमें पहले ही कट करना होता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग से पहले ही हमें उनको निकालना होता है, अदरवाइज़ क्या होगा, जो सारी सॉइल में फर्टिलिटी प्रेजेंट है, सॉइल में जो ह्यूमस है वो सारी तो ये अनवांटेड प्लांट्स यूज़ कर लेंगे, तो हमारे खेतों को, हमारी गेहूं को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें पहले ही इनको कट करना होता है ताकि जो सॉइल के मिनरल्स हैं वो ये कंज्यूम ना कर ले, यूज़ ना कर ले, तो इनको हम पहले ही निकाल देते हैं ताकि जो सॉइल में फर्टिलिटी है, सॉइल में जो ह्यूमस है वो प्लांट्स को मिल जाए। ठीक है, और प्लांट्स हेल्दी हों। ठीक है, तो हमें पहले ही ग्रो करना, पहले ही कट करना होता है इनको। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स हम वीडिंग करेंगे। वीडिंग हम पहले ही, जब जैसे ही गेहूँ उगनी शुरू होगी उसके साथ भी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो करेंगे ना, तो उनको हम काट देंगे, पहले ही निकाल देंगे। ठीक है, वीड्स क्लोज टू द ग्राउंड कैन बी रिमूव बाय अपरूटिंग दैम। कुछ वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स है, अगर ग्राउंड के क्लोजली, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं है, रूट्स उनकी ज़्यादा नीचे नहीं गई हैं, ऐसे ग्राउंड पे हैं, तो हम उनको अपरूट करना मतलब निकाल सकते हैं, हाथ से भी खींच के निकाल सकते हैं। यस, दिस इज़ राइट। तो कौन कौन से गलत हैं? वीडिसाइड्स आर नॉट हार्मफुल फॉर क्रॉप्स एंड फार्मर्स, ये गलत है। वीडिंग शुड बी डन जस्ट बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, ये भी गलत है। उसी टाइम नहीं करते हैं, उससे हम काफ़ी टाइम, जस्ट बिफोर मतलब जस्ट उससे पहले नहीं करेंगे, हम तभी कर देंगे जब प्लांट छोटे छोटे ग्रो करेंगे, हमारी क्रॉप छोटी छोटी होगी, उसी टाइम हम जो वीड्स उसके साथ ग्रो करेंगे उसी टाइम हम उनको निकाल देंगे। ठीक है, तो बी और सी जो हैं गलत हैं, और हमें गलत ही बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, सही नहीं है, मतलब गलत है। तो ये दो ऑप्शन गलत हैं, बी एंड सी। तो चलिए देख लेते हैं, बी एंड सी ऑप्शन ए में ही है, बी एंड सी, तो दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कुछ वीडिसाइड्स हैं, आपको या पता होगा, कुछ वीडिसाइड जैसे डीडीटी हमारा वीडिसाइड्स में आता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। डीडीटी तो काफ़ी कॉमन है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बार इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है पेपर में कि फुल फॉर्म क्या है, तो डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और एक और है 2,4-D, ये भी कई बार आता है, 2,4-D। 2,4-D की फुल फॉर्म है, 2,4-D की फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी, वीडिसाइड्स हैं, डीडीटी और 2,4-D। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, वीड्स क्या है, वीडिंग क्या है, वीडिसाइड्स क्या हैं, ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, बी एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, वेट, यस, क्वेश्चन नंबर 18 इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, रॉकेट फ्यूल की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, लाइट इन वेट है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, वन स्लोली इन एब्सेंस ऑफ एयर। चलिए देख लेते हैं, इससे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं रॉकेट फ्यूल के। रॉकेट फ्यूल को प्रोपेलेंट भी कहते हैं, एंड इट हैज़ सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग कंबस्टिबल, मीन्स जो रॉकेट फ्यूल होता है ना वो कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, दैट रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट गैसेज व्हेन इग्नाइटेड। इग्नाइट मतलब जब जलता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लाइट एंड कॉम्पैक्ट होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास होता है, लो हैज़र्ड फैक्टर होना चाहिए। हैज़र्ड फैक्टर मतलब हार्मफुल नहीं होने चाहिए, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं होने चाहिए।
लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल पे ज़्यादा पोल्यूट नहीं करें, लो कॉस्ट होनी चाहिए, रॉकेट फ्यूल शुड हैव लो कॉस्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं रॉकेट फ्यूल के, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से करेक्टरिस्टिक, लाइट इन वेट है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, बर्न स्लोली नहीं होता, ये तो इग्नाइट होता है, मतलब काफ़ी जल्दी बर्न कर जाता है ये, ठीक है। हाईली कंबस्टिबल होता है, तो ये हमारा राइट नहीं है, रॉन्ग है। बर्न स्लोली इन एब्सेंस ऑफ एयर, आंसर हमें क्या बताना था, कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं ए एंड बी हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट आंसर है ए एंड बी, ठीक है। सी हमारा ऑप्शन नहीं है बिकॉज बर्न स्लोली नहीं होता, एक हाईली कंबस्टिबल होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस करेंगे आज, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है। मैंने ही पहले ही बताया था आपको 10 करके हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 10 कल डिस्कस किए थे, 10 आज, और 10 हम कल कर लेंगे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है नीचे, ये रीड करनी है। अच्छा, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑनलाइन पेपर था, वो वाला पेपर है हम डिस्कस कर रहे हैं। जो दिसंबर 2022 में पेपर हुआ था वो ऑनलाइन था, उसके बाद जो 23 में पेपर हुए थे वो भी ऑनलाइन हुए थे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे 23 वाला। पहले ये ख़त्म कर लेते हैं इसको, ठीक है। कल ये पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम 2023 वाला डिस्कस करेंगे। चलिए 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, पढ़ लेते हैं क्या है स्टेटमेंट। एक है असर्शन, एक है रीज़न। असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है। असर्शन दिया हुआ है, एक पॉइंट, एक स्टेटमेंट दी हुई है कि पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ठीक है। इसका रीज़न दिया है डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन ब्लैक सॉइल। इसका रीज़न ये है कि जो पेट्रोलियम है ये ब्लैक सॉइल में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। बिकॉज पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, येस इट इज़ राइट, इसे ब्लैक गोल्ड हम कहते हैं, बट इसे हम ब्लैक गोल्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक वैल्यू, इसलिए नहीं कहते कि ये ब्लैक सॉइल में प्रेजेंट होता है। एंड डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर नॉट फाउंड इन ब्लैक सॉइल, इवन डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो डिपॉजिट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेजेंट होता है, रॉक्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। पेट्रोलियम काफ़ी साल पहले, काफ़ी सालों पहले क्या हुआ था कि जो हमारे ये हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो दब गए थे, जो समुद्र के अंदर दब गए हैं, तो वो धीरे धीरे क्या है, दे आर कन्वर्टेड इनटू, वो धीरे धीरे ऑयल में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। वही पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर था, प्लांट्स और एनिमल्स थे जो रॉक्स के नीचे दब गए थे, ठीक है, रॉक्स के नीचे ऐसे दब गए थे ना यहाँ पे, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, ठीक है। तो यही पेट्रोलियम है, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, ठीक है। तो असर्शन एक स्टेटमेंट है कि पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, येस इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, एंड वाई इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिक वैल्यू। एंड डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम आर फाउंड इन ब्लैक सॉइल, कि इसका रीज़न ये है कि ये ब्लैक सॉइल में प्रेजेंट है, तो जी नहीं, ब्लैक सॉइल में प्रेजेंट नहीं होता, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रीज़न गलत है, असर्शन तो सही है बट रीज़न इज़ रॉन्ग। सो देख लेते हैं ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जी नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जी नहीं। ऑप्शन सी इज़ A is true but R is not true. Yes, A is true but R is not true. ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, both A and R are false। जी नहीं, A true है and R is not true। A सत्य है लेकिन R सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। दूध में हम क्या ऐड करते हैं, मिल्क है, मिल्क में हम क्या ऐड करेंगे कि ये जो दूध है काफ़ी लंबे समय तक चल जाए, ख़राब ना हो, इसमें हम क्या ऐड करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे, लैक्टिक एसिड करेंगे, वाटर करेंगे या कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट करेंगे, क्या हम ऐड करेंगे ताकि उसकी शेल्फ लाइफ है तो काफ़ी देर तक चल जाए, वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो एसिड तो हम नहीं डालेंगे, बिकॉज क्या होगा, अगर मिल्क में हम एसिड डालेंगे इसकी एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी एंड इट कन्वर्ट्स इनटू मिल्क, ठीक है, सॉरी कर्ड, ये कर्ड में कन्वर्ट, थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा उसमें और इट कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ठीक है।
तो हम एसिड तो नहीं डालेंगे, जो एसिड वाले ऑप्शन है वो कट कर दीजिए, लैक्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, और वाटर भी नहीं डालेंगे। वाटर डालने से भी ऐसा नहीं है कि हम उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं हम उसको। तो एसिड तो हम नहीं डालेंगे, वाटर भी हम नहीं डालेंगे। हम क्या डालेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ बेसिक सब्सटेंस। तो हम मिल्क में मिल्क की शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए क्या ऐड करेंगे, बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे, ताकि दूध जो है काफ़ी लंबे समय तक चले, वो फटे ख़राब ना हो, दही में एसिड में कन्वर्ट ना हो, दही ना बन जाए, ख़राब ना हो जाए। तो उसकी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए थोड़ा सा चुटकी भर हम बेसिक सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, बेस डालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, राइट। सो ये आज के 20 क्वेश्चन थे जो ख़त्म हुए, हमने डिस्कस कर लिए 10 क्वेश्चन, नॉट 20। 10 तो हमने कल डिस्कस किए थे ना, और 10 हमने आज डिस्कस कर लिए। तो कितने टोटल हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अभी तक। 2019 के जुलाई के जो पेपर था 30 उसके थे, दिसंबर वाला पेपर था 30 उसके थे, एंड 2021 वाला जो पेपर है ना, ये तो 2019 वाले हैं दोनों पेपर। 2020 वाले हमने 10-10 करके पार्ट्स में डिवाइड किए थे ना, 10-10-10 करके डिस्कस किए हैं। तो 30 क्वेश्चन के 30 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 10 110। मतलब आज तक हमने कितने 110 क्वेश्चंस 110 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं टोटल, ठीक है। तो अगर आप ये सीरीज़ भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपका जो सीटेट है ना, आप क्लियर कर पाओगे। साइंस की बात कर रही हैं ओनली, साइंस जो आपका कहीं भी नहीं रुकेगा, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकते हो, इवन अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि हमने हर एक चीज़ डिटेल में कवर की है इसमें विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 30 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आज तक हमने 110 क्वेश्चन डिस्कस करिए, 10 क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे तो 120 हो जाएंगे। और ऐसे ही फिर 21 का तो हमने कर लिया ना, 22 का तो कर लिया, 23 का भी डिस्कस करेंगे, 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे इसके बाद हम, ठीक है। तो फैब 2023 का इसको भी हम पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे, 10-10-10 करके, ठीक है। तो चलिए, जो नेक्स्ट 23 का पेपर है, मैं सोच रही हूँ कि एज इट इज़ ही डिस्कस कर लूँ, उसकी पीपीटी ऐसे ना बनाऊँ, मतलब पूरा पेपर ही लेके आऊँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा पेपर वाला फील आए, आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ऑनलाइन क्वेश्चन कैसे आए थे। ऑल्दो अभी तो ऑनलाइन ही हो रहा है, ऑफलाइन मोड ही है पेपर का, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन पेपर कैसा होता है, कैसे आए थे क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा फील आएगा आपको उसमें, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ताकि आपको जो मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ज़रूर ये क्वेश्चन जो है फॉरवर्ड करें, ठीक है, शेयर करिए वीडियो, एंड बस इतना ही। बाकी ये टेस्ट वाली ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना हमारी प्रीवियस ईयर वाली, तो फिर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा सिलेबस है सीटेट का वो डिस्कस कर लेंगे। बट पेपर से पहले मैं पेपर तो सारे जितने भी पेपर हैं ये सारे डिस्कस कर ही लूँगी आपके साथ, बाकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर लेंगे। एंड उसके बाद सीटेट के बाद KBS, अभी तो हम सीटेट के लिए कर रहे हैं ना, सीटेट एक बार हमारा हो जाए सीटेट का सिलेबस, देन वील डू KBS एंड DSSB और KVS में जो सिलेबस आता है साइंस का, वो पूरा हम प्रॉपर टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसके लिए आपको यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टे ट्यून्ड विद मी, राइट। तो चलिए, मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर लेंगे, फिर 22 वाला पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2022 का पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय।